जी स्वामी जी, मैं जितना शास्त्र पढ़ते जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेरा जितने भी भोग वासनाएं, इनसे मन ऊपर उठ रहा है। मुझको इनमें कुछ भी धर्म दिखाई नहीं देता। गाना सुनना, वीडियो देखना, ये सब भोग वासनाएं से मेरा मन पूरा उठ रहा है स्वामी जी। ठीक जा रहा हूँ ना स्वामी जी? ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। तो आज की चर्चा आरंभ कर सकते हैं। इतने लोग जुड़ गए हैं, बहुत है। तो स्वामी जी, जो योग दर्शन में आता है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना, तो वहाँ पे सर्वम से आशय भोगों से है ना? भोग वासनाओं से स्वामी जी? देखिए, हम तो ये कहेंगे सर्वम से आशय है सब सभी। ठीक, सर्वम का शाब्दिक अर्थ तो है सभी। अब ये सभी किसके लिए कहा गया है, ये उसके पहले के एक दो सूत्र देखें। यदि मान लीजिए वो भोगों का विषय चल रहा है, ये जो सूत्र ग्रंथ हैं, योग भी उसमें से एक है। सभी दर्शन ग्रंथ सूत्र शैली में है। पाणिनि अष्टाध्यायी भी सूत्र शैली में है। ये सूत्र शैली वाले ग्रंथों को पढ़ने का तरीका ये है कि एक सूत्र समझ में नहीं आएगा, उनको क्रमशः पढ़ते हुए चले तो जो विषय चल रहा होता है तो उससे संबंध करके तब उसका अर्थ समझा जाता है। इस तरह उसको देखना पड़ेगा। सर्वम उन्होंने किसके लिए कहा है? सर्वम का अर्थ सभी। हम केवल अभी इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो फिर आज की बात आगे बढ़ाएं। राम भैया हैं, आप भी अपनी कुछ बात रख सकते हैं। चाहते हैं कि आप भी सक्रिय हों, क्योंकि हम देखते हैं कि आप विचारशील व्यक्ति हैं और सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ भी आप अपनी बात रखें। हरीश जी तो हैं ही, हरी जी भी हैं, हरीश जी भी हैं और आप हैं। और भी जो भी चाहें साथी तो अपनी बात रख सकते हैं। आरंभ करें। स्वामी जी, देखने में आता है आजकल। सभी लोगों को सादर नमस्ते। स्वामी जी, आजकल जो शादियां देखने में आती हैं उसमें खर्चा बहुत होने लगता है। अभी मैं गांव में हूँ। यहाँ पे भी बफर वगैरह सिस्टम बना दिए हैं। पहले जो है पत्री में खाना देते थे। मसूर की दाल होती थी, उसमें घी भी होता था। तो पहले तो ज़मीन में बिठाल के खिलाते थे। लेकिन अब यहाँ गांव गांव में भी बफर होने लगा है, पूरा पार्टी जैसा होने लगा है। और मुझको लगता है कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण परिवार पे लोड बहुत आता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अभी ऐसे ही एक कार्यक्रम था, लौटकर ये बताया गया कि जितना वहां भोजन लगा था, यदि केवल स्वाद लेने के लिए आधा आधा चम्मच कोई चखने का प्रयास करे तो भी उसका कोई एक भाग भी नहीं चख पाएगा। अब समझ सकते हैं भोजन के लिए कितनी सामग्री होगी। एक मेला जैसा था, इतना बड़ा मेला भी सामान्यता देखने को नहीं मिलता होगा जितना बड़ा मेला वो लगा हुआ था। था क्या? विवाह का भोज। अब ठीक है, मान लीजिए कोई सक्षम व्यक्ति है, इतना कर रहा है, तो
जो उतना समर्थ नहीं है वो भी एक अपने सम्मान के लिए, दिखावे के लिए उस जैसा कुछ करने का प्रयास करता है। अरे भाई उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा उससे नीचे सही। और ये क्रम बहुत नीचे तक चलता चला जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि गांव में भी ये स्थिति हो गई, तो गांव में भी कह सकते हैं, धनी निर्धन तो सभी में है। गांव में भी हो सकता है कुछ अति संपन्न लोग हों तो उस स्तर से करेंगे, सामान्य व्यक्ति भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार करेगा। लेकिन एक दूसरे की देखा देखी, दिखावे में निश्चित रूप से ये विनाशकारी प्रवृत्ति बनती जा रही है। इसको रोकना चाहिए। इन सब चर्चाओं में मुझे ध्यान आया, हम लोग सुनते थे 12 व्यंजन। 12 व्यंजन बड़ी बात होती थी। 56 भोग बहुत बड़ा शब्द सुना गया था। 56 भोग, कहीं कहीं मंदिरों में देवों को 56 भोग अर्पित किया जाता है। 56 भोग, इससे बड़ा नहीं सुना। और स्थिति ये है कि निम्न मध्यम वर्ग के विवाह समारोहों में 56 भोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। वहां कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, उस दृष्टि से कहें तो 56 भोग तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। उससे कहीं अधिक व्यंजन होते हैं निम्न मध्यम वर्गीय विवाहों में। अब उनका सम्मान रखते हुए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि निम्न मध्यम वर्गीय भी कहना कठिन है। संभवतः उन्हें हम एक सामान्य वर्ग, अल्पाय वर्ग भी कह लें, लेकिन अब देखा देखी, दिखावे में करना पड़ रहा। तो मुझे तो लगता है कि अपने स्तर पर सामाजिक जागरूकता हो, और हो सके तो सरकार भी, जैसे एक महामारी के समय करना पड़ा था कि इससे अधिक लोग नहीं होंगे और ऐसा नहीं होगा, तो क्यों ना स्थायी विधान बना दिया जाए संसद से पारित करा के कि 12 से अधिक व्यंजन नहीं होंगे और 100 से अधिक लोग नहीं होंगे। इतनी भीड़ जाती है, वहां कोई किसी को पहचानता नहीं है, न इतने व्यंजन कोई स्वाद लेना दूर की बात है, ढंग से देख भी नहीं पाते। और लोगों को पहचानने की तो बात ही बहुत दूर की है। ये 2-4 लोग साथ में एक दूसरे को जानने वाले गए हैं तो बस वो आपस में ही एक दूसरे के साथ जो भी बोल बतिया लें, अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हानिकारक, विनाशकारी प्रवृत्ति है। इससे हम लोगों को यथासंभव बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अन्य लोगों में भी ये जागरूकता अपने जानने वालों में आए कि हमें नहीं करना चाहिए। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे सो देखा जाएगा, हम अपनी ओर से जो उचित है वही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते भैया जी, बताएं। सभी को नमस्ते। इसी के साथ मैं भी कुछ थोड़ा सा आज सामाजिक इन कुरीतियों पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन नहीं, मानव जीवन की अगर देखा जाए तो एक आधारशिला है। और आज हमारे समाज में इतनी बड़ी बड़ी विकृतियां फैली हुई हैं जिनका की आधार यहीं से शुरू हो जाता है। विवाह संस्कार करने के लिए घर और परिवारों में जो व्यवस्थाएं आज चल रही हैं, आज भी मैं देखता हूँ कि हम जब हमारे यहाँ विवाह संस्कार होते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं होती हैं। वो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं आज जीवित हैं, लेकिन वो रूढ़ी के रूप में जीवित है। उनका वास्तविक स्वरूप जो है ना तो कोई जानता है और ना ही कोई जानने का प्रयास करता है। विवाह संस्कार में मंडप होता है, विवाह संस्कार से पहले व्यवस्थाएं होती है कि भाई आज हमारे यहाँ विवाह संस्कार का एक मांगलिक कार्य होने वाला है,
और उस मांगलिक कार्य की तैयारी करने के लिए लोगों को आमंत्रित करते थे कि आइए बैठिए, सब बैठ कर विचार करें। उसके लिए कैसे हमारे यहाँ बारात की व्यवस्था होगी, किस तरह से हम आगंतुक जो भी हमारे अतिथि हैं, अगर लड़की वाला है तो वो आने वाले मेहमानों का स्वागत, और अगर लड़के वाला है तो वो अपने यहाँ परिवार में किस तरह से उसको संपादित करेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पहले होती थी, क्योंकि परिवार उस समय जो परिवार होते थे और गांव में रहने वाले व्यक्ति होते, एक दूसरे बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी होता था और एक दूसरे से मिलकर व्यवस्थाओं को तय करते थे। लेकिन आज के दौर में वो व्यवस्थाएं समाप्त प्राय हो गई है। परंपराएं तो बनी है, रूढ़ियां तो बनी है, लेकिन उन रूढ़ियों का जो वास्तविक आदर्श कुछ नहीं है, केवल और केवल कर्तव्य की। हमने विवाह संस्कार किया कि साहब आज हमारे यहाँ मंडप है, उन्हें एक छोटा सा हल, कृषि प्रधान देश था हमारा, तो एक छोटा सा हल पीपे के अंदर गाड़ दिया और उसको साहब बोल दिया ये मंडप हो गया। मंडप का अर्थ नहीं जानते पहली बात। अब जब मंडप का अर्थ नहीं जानते तो एक परंपरा के रूप में उन्होंने छोटा सा हल बना लिया लकड़ी का कहीं से और लगा दिया। अनाजों के ढेर लगते थे, अनाजों को शोधन किया जाता था, उसके आधार पर उन्होंने थोड़े से अनाज उसके नीचे रख दिया मंडप के नीचे, और बस साहब वहीं पर सारी प्रक्रियाएं हमने शुरू कर दी। बर के लिए, बर या वधू के लिए पहले से व्यवस्था होती थी, उसके शरीर को हल्दी लगा के तेल से और विभिन्न प्रकार ऐसी चीजों से शोधन किया जाता है ताकि उनका शरीर, अगर कोई बीमारी है, कोई इस प्रकार की चीज है तो निरोग हो जाए, और जो ग्रस्ता है, कोई कमजोरी है किसी किस्म की, वो दूर हो जाए। उनको खान पान आदि इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, दी जाती थी। लेकिन आज वो व्यवस्थाएं जो है पकड़ रहे हैं, परंपराएं हैं, बस परंपराओं के नाम पे आज ये केवल और केवल ये हौसला रह गया है। अब बारात अपने यहाँ से जब चलती है तो उसके साथ में बैंड बाजे, और इतनी बड़ी एक कुरीतियां कि बैंड बाजे में महिला और पुरुष साथ संयुक्त होकर नाचते हैं, और बड़े बड़े अश्लील गाने, हम तो बोल भी नहीं सकते, इस तरह के गाने मैंने सुनते देखते हैं कि बारातों में महिला पुरुष नाच रहे हैं और इस तरह के अश्लील गाने चल रहे हैं, और लोग अपने खूब रुपया और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करने के बाद में अब विवाह की तैयारियां जब वहां पहुंचे बारात घर में, तो वहां पर वही पुराना सिस्टम कि खड़े खड़े खाना, क्योंकि इतनी व्यवस्था उनकी विकृत हो चुकी है कि अपने आप से जाइए, वहां पर कोई सम्मान नहीं है किसी का, बस ये कि सूट बूट पहन के जाइए, आपका निमंत्रण, जाइए अपने आप तो उठाइए, अपने आप लीजिए, खाइए, जितना खाना है खाइए, बाकी फेंक दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। लेकिन ये सब परंपराएं हमारे विकृति के रूप में आ गई है। अब इन विकृतियों से लड़ने के लिए हर आदमी सक्षम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस चीज को नहीं करता है तो समाज उसके लिए ताड़ने देता है। हाँ, कोई अगर मजबूत व्यक्ति है, आत्मबल वाला है, तो ठीक है, तो आपको खाना है तो खाइए, आना है तो आइए। मेरे यहाँ पे ये व्यवस्था है। तो मैंने देखा है कुछ लोग आज भी इस चीज पर डटे हुए हैं और वो इन परंपराओं का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन ज्यादातर 90-95% लोग जो है वो इस चीज को आज भी अमल में ला रहे हैं। ये सब हमारे समाज की विकृतियां, और केवल ये विकृतियां मैं कहने वाला जिसको हिंदू कहते हैं ना, हिंदू जिसको हिंदू जीव कहते हैं, वो हिंदुओं के परिवार में ज्यादा विकृतियां फैल रही हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ मुस्लिम है और इस तरह के जो और भी अन्य संप्रदाय के लोग हैं, उनके अंदर बहुत जी ठीक बात है। सामाजिक कुरीतियां बहुत बढ़ गई हैं। हाँ गुरुदेव प्रणाम। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। जी गुरुदेव, मैंने इसी 14 अप्रैल को, जिस दिन अम्बेडकर जयंती थी, आवाज आ रही है गुरुदेव? जी बोलिए। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती थी। उसी दिन संक्रांति भी थी, सतुआ संक्रांति कहते हैं। मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से। मैंने उस दिन चारों वर्णों को, सबको एक साथ बैठाल करके और सत्तू का सेवन करवाया था। और उस मेरे घर के आसपास इधर उधर ईसाई मिशनरियां फटक नहीं सकती हैं, न मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने वाले फटक सकते हैं। जो व्यवहारिक
चीज है वो मैं कर रहा हूँ अपनी समझ से। क्या अच्छा है या नहीं अच्छा है, इस पर दूसरे लोग कुछ अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। बस धन्यवाद गुरुदेव। इसमें अगर कुछ कहना हो तो आप मुझको सुझाव दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। जी मैं यही कह रहा था जो हरि जी ने कहा, आपने कहा, ईसापुत्र जी ने भी रखा, अन्य लोगों ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में कुरीतियां बहुत बढ़ गई हैं। सभी अवसरों पर कुरीतियां प्रभावशाली हैं। अब बात आती है कि समाधान कैसे किया जाए। तो जैसे आप अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। अब इसमें उपाय यही है हमारे विचार से कि हम जो लोग जुड़ते हैं, जो थोड़े से जागरूक लोग हम लोग हैं, आपस में एक संगठन के रूप में हम संगठित हों। हम सब वैदिक मंच हैं, जहां जो जिस क्षेत्र में है वो अपने आप को स्वघोषित पदाधिकारी बन जाए। नगर, प्रदेश, जनपद, मंडल स्तर पर जो जैसे कर सके, बता दे कि भाई मैं इस स्तर की भूमिका देख रहा हूं, हम इस जनपद के प्रमुख हैं। मतलब हम यहाँ से किसी को नियुक्त करें, जो समझें कि आप अपनी ओर से प्रस्ताव कर दें कि भाई आप इस नगर, जनपद, मंडल, प्रांत के प्रमुख की भूमिका निभाने की स्थिति में है, निभा रहे हैं। तो एक संगठन के रूप में हम लोग हों और ये प्रयास करें कि हम लोग इन कुरीतियों से बचकर ही अपने कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल दृढ़ता के साथ कि जिसको सम्मिलित होना हो स्वागत है, नहीं है कोई बात नहीं। हम अपने विवाह आदि संस्कार परस्पर ऐसे लोगों के बीच ही करें, इन्हीं परिवारों में करें। अगर हमें अपने बच्चों के विवाह करने हैं तो अपने इन्हीं परिवारों के बीच सुयोग वर कन्या की खोज करें। इधर उधर जाति गोत्र के उसमें न पड़े कि हमें अपनी जाति में कन्या या वर खोजना। बस जो ये वैदिक समाज हमारा है, वही हमारी जाति बिरादरी, वही हमारा धर्म संप्रदाय है। तो एक दूसरे के साथ संपर्क रहे और अपने पर्व, उत्सव, संस्कार हम उचित तरीके से, वैदिक तरीके से, सादगी से जैसा कहले मनाएं, तो समाज में एक आदर्श आ जाएगा। लोग साहस नहीं कर पा रहे। मैंने कहा देखा देखी दिखावे के लिए लोगों को करना पड़ रहा है, बहुत प्रसन्नता से नहीं करते। बहुत उच्च वर्ग को छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति पर ये वास्तव में बोझ है, उसे करना पड़ता है। तो यदि हम कुछ लोग संगठित रूप से इधर प्रयास करेंगे, पहल करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत लोग तेजी से आपसे जुड़ेंगे कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी अपने यहाँ ऐसे ही करेंगे। तो उनको एक गर्व अनुभव होगा कि हम एक अच्छे अभियान में जुड़े हैं। तो उनको वो हीनता की भावना नहीं आएगी, उन्होंने तो ऐसा भव्य कार्यक्रम किया था, हम नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए में उनके अंदर एक हीनता वृत्ति आती है। ये हीनता की मनोवृत्ति को रोकने का तरीका यही है कि एक संगठित रूप से हम कहें कि नहीं हम वैदिक हैं और हम वैदिक व्यवस्था के अनुसार सादगीपूर्ण तरीके से ही अपने संस्कार करेंगे, ये आडंबर दिखावा नहीं करेंगे। मेरे विचार से इसका एक ये उचित और ठोस उपाय हो सकता है, यदि हम कर सकें तो अच्छी बात विषय जो चर्चा का निश्चय ही बड़ा ही सामयिक है और जो बात बार बार उठकर आ रही है कि इसमें आम सामाजिक व्यक्ति पिस रहा है और इसका विचार करने पर पाया जाता है कि हम लोग ही कहीं ना कहीं इसके दोषी भी हैं। बातें तो हम लोग निश्चित रूप से वैदिकता की करते हैं, ठीक है, हिंदू सनातन संस्कृति की भी बात करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन नकल हम पूरी की पूरी पाश्चात्य करते हैं। ये भूल जाते हैं कि पश्चिम के अंदर पहनावा, उनकी संस्कृति वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुसार है। चूंकि वहाँ ठंड पड़ती है इसलिए वो लोग सूट बूट पहनते हैं। वहाँ पर ईसाईयत प्रमुख धर्म है
इसलिए वहां लोग टाई भी लगाते हैं। हमारा देश वैसा नहीं है। हमारे देश में तीनों ऋतुएं और अच्छी तरह से आती है। गर्मी भी धुआंधार आती है, वर्षा भी ऋतु अनुसार अच्छी होती है, ठंड भी खूब पड़ती है। तो हमारे यहाँ थोड़े देर के लिए ठंड के तो महीने 2 महीने टाई सूट पहना जा सकता है, लेकिन उसको वो जो है दूल्हा मई जून की गर्मी में पहन करके जाए तो वो तो निश्चय ही स्वांगी कहलाएगा, है ना। और फिर दूसरी बात एक और आती है कि खाना खाना खड़े खड़े। भाई खड़े खाना उनको खाना पड़ता है क्योंकि वहां पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं, तभी तो फर्नीचर का आविष्कार किया उन लोगों ने, जिसमें लोग कुर्सियों पर बैठते हैं। तो वहां पर उनको वैसे ही सूट पहने हुए, जूते मोजे पहने हुए खाना भी खाना, परिवारों में भी रहना है। देखिए हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ तो हम आराम से जूते चप्पल मोजे बाहर उतार करके फिर उसके बाद हाथ पैर धो के बैठते हैं भोजन के लिए। और उसका कारण ये है कि जब हाथ पैर धो के भोजन के लिए बैठते हैं तो हमारे आमाशय से मस्तिष्क को संकेत जाता है कि भाई अब हम भोजन के लिए तैयार हैं। और मस्तिष्क जो है भोजन रस, जिसे पित्त कहा जाता है और डॉक्टर लोग अपनी भाषा में एसिड कहते हैं, उसका स्राव शुरू हो जाता है और हमको बैठने के थोड़ी देर बाद भूख लगना शुरू हो जाती है तेजी से। तो ये परिस्थितियां और भौगोलिक कारण है और हमारी परंपरा व्यवस्था एक विज्ञान सम्मत चक्र के अनुसार रही है। ये अलग बात है कि हम चूंकि सदियों अपनी संस्कृति से दूर दूसरों के नियंत्रण में रहे, जिसे हम गुलामी कह सकते हैं, तो उससे हमारा ऐसे भटकाव तो हुआ है। लेकिन इसका अर्थ हम ये कदापि ना माने कि हम इसको भूल रहे हैं। ज्यादातर लोग इनका सम्मान भी करना चाहते हैं, मानना भी चाहते हैं, किंतु जो प्रभावशाली लोग समाज में होते हैं उनका भय होता है, इस कारण वो उसको मानने के लिए बाध्य हैं। जैसे हरि जी ने कहा, यदि हरि जी को याद होगा, मुझे भी काफी समय तक याद है, लगभग 80-85 तक, कि हमारे परिवार में जब विवाह आदि कार्यक्रम होते थे तो परिवार के रिश्तेदार की सभी महिला पुरुष इकट्ठे होते थे। महिलाएं जो थी वो रसोई का काम संभालती थी, उसमें बच्चे भी सहयोग देते थे, पुरुष भी साथ जुटते थे और ये सारा काम निपट जाता था। धीरे धीरे परंपरा चली, अरे भाई वहां जाते तो काम करना पड़ता, तो सबके अंदर आलसी भरने लगी। तो नतीजा ये निकला, बोले टेंट वाले को दे दो, तो ठेकेदारी शुरू हो गई हर जगह पर। तो उस तरह से हमने ही तो शुरुआत की है। यदि हम उस बात पे आमादा हो जाएं, तैयार हो जाएं, जुट जाएं तत्पर होकर के, नहीं हम सब लोग मिलकर करेंगे। और उसके लिए हम लोग आपस में, जैसे भी स्वामी जी ने राय दी कि भाई हम अपने आप को आपस स्वघोषित पदाधिकारी करें, ये भी संभव है। और यदि नहीं हो सकता है तो हम लोग आपस में परस्पर कोई भी आयोजन करें, उस आयोजन में जमीन पर ही बैठकर भोजन की व्यवस्था शुरू करें कि भाई सभी लोग जमीन पर बैठकर भोजन खाएंगे। तो संभवतः ये चीजें धीरे धीरे टूटेंगी और जो लोग इनसे जुड़े रहना चाहते हैं उनको प्रसन्नता भी होगी। धन्यवाद। कृपया पीसी सिंह जी अपना माइक बंद कर दीजिए, उसके कारण व्यवधान हो रहा है, कृपया। जी धन्यवाद। अच्छा, मैं एक विषय और बहुत गंभीर विषय खोलना चाहूँगा, वो है दहेज का। अब सरकार कितना ही विरोध कर ले कि भाई दहेज नहीं करना चाहिए, ना देना ना लेना, लेकिन अभी भी सब जगह दहेज की बात चलती है। लोग दहेज देते हैं, दिल खोल खोल के देते हैं। इस विषय में मैं आप सब लोगों का राय जानना चाहता हूँ। बात तो आपने उचित उठाई है ईसा पुत्र जी, धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा आपके साथ में कि लड़के वाले ना भी मांगे तो लड़की वाले दहेज देते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर लड़का लड़की वाले आपस में सहमत हो गए हम दहेज लेंगे भी नहीं देंगे भी नहीं, लेकिन लड़की वाले तुरंत दौड़ करके शिकायत करने जाते हैं कि हमने ये दहेज दिया है, अब बताएं सरकार इसमें क्या करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार का कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हम ही तो हैं। कभी आपने सुना मुसलमानों में, कितने मुसलमानों में आपने तलाक के मामले कोर्ट में जाकर के देखे, मुश्किल से 1% भी नहीं मिलते। लेकिन हिंदुओं के वहां पर ऐसी बड़ी भीड़ फौज लगी हुई है कि जजों के पास उनको सुनने का टाइम नहीं है।
5-5 साल 10-10 साल गुजर जाते हैं और भत्ता खाती रहती लड़कियां, लड़की वाले बड़े खुश होते हैं। तो ये भी एक बड़े विचार की बात है और शर्मिंदगी की भी बात है, जिसको कह सकते हैं कि लड़की वाले विवाह की लड़की की कमाई खा रहे हैं एक तरह से मेंटेनेंस के नाम पर। अगर उनका नहीं बनता तो आपस में राजी खुशी अलग क्यों नहीं होते? नहीं, अलग नहीं होंगे, हम तलाक दे दें, कोर्ट कर दे तलाक, मतलब कोर्ट हमको डंडा मारे, सरकार डंडे मारे तो हम डंडे खाएंगे, लेकिन राजी खुशी से विचार करने को तैयार नहीं है, बल्कि झूठे झूठे मुकदमे जोड़ेंगे, झूठे झूठे शिकायतें दर्ज कराएंगे। तो ये जो स्थिति चल पड़ी है इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। और जिस तरह से बात आती है कि भाई सरकार ने कानून बनाया, दोषी है, ठीक है, अगर लड़के वाला दोषी लेने वाला तो लड़की वाला भी तो दोषी है देने वाला, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? इस पर कभी विचार ही नहीं होता। लड़की पक्ष ने शिकायत की, उसके माता पिता भाई बहन जिसने भी, लड़के वालों को तुरंत पुलिस आके बंद करना शुरू कर देती है। तो ये भी विषम स्थिति है, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए, ये भी एक पहलू है। निश्चित रूप से समस्या गंभीर है और सभी पक्षों की ओर से ऐसा कुछ है। दशकों पूर्व न्यायालय से ये टिप्पणी आई है कि 70 से 80% ऐसे मामले असत्य होते हैं, फर्जी होते हैं, अर्थात दहेज का विषय नहीं होता है। और चूंकि अब कानून ऐसा बना हुआ है, सुविधाजनक है, तो जब भी वकील के पास या यहाँ वहां बात जाएगी तो वो तो उन धाराओं के अनुसार आरोप लगाएगा। लड़की और लड़के वाले तो छोड़िए, जब यदि परिवार में किसी कारण से कोई विवाद हुआ, चाय बनाने पीने को लेकर, कहीं किसी प्रकार से खान पान, घूमने टहलने आने जाने, नाते रिश्तेदारी, शादी विवाह को लेकर, कोई छोटी सी बात पर घर में थोड़ी सी बात हुई और अब समय संपर्क भी सरलता से दोनों परिवारों में रहता है। यहां वहां लोगों ने कुछ एक दूसरे को भरना शुरू किया, अरे हम देख लेंगे, ऐसे कैसे। और इसमें कोई अगर विशेष रूप से वकील जैसा कोई प्राणी आ गया बीच में तो क्या कहना। दोनों में जो मनमुटाव थोड़ा सा हुआ था, 2-4 दिन में एक दूसरे को मना लेते। ऐसे हस्तक्षेप आ गए, अब मामला वकील के पास गया, उसने तो गंभीर धाराएं लगा दी। देखना हम उनका क्या हाल करते हैं, हम उनको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, जमानत नहीं होने देंगे। अब बात इतनी बिगड़ गई कि जो बात केवल आपसी मनमुटाव रूठने मनाने वाली थी, 1, 2, 3, 4, 5 दिन में एक दूसरे को मना लेते, अब वहां बात पहुंच गई कि वापसी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो निश्चित रूप से अब इसको भी एक सामाजिक कुरीति भी कह लें। और दूसरी बात ये जो आपने कहा मुसलमानों में या अन्य में, तो वहां पर कानून सबसे अधिक जटिल कठिन हिंदुओं के लिए ही बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मामले में हमारे यहाँ यही समस्या है कि हम अति आदर्शवादी होते हैं। हमने महिला अधिकारों की रक्षा के नाम पर ससुराल में बहू का उत्पीड़न न हो, मेरी बेटी ससुराल गई है उसे वहां कोई कष्ट ना हो, तो इस महिला सुरक्षा के नाम पर ससुराल में अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हमने ऐसे कड़े एक तरफा कानून बना दिए कि उसका क्या दुष्परिणाम मेरे बेटे को भुगतना पड़ेगा, ये सोचा ही नहीं। जब ये बात चलती है तो बात केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल उस लड़के पर या उसके पति पर ही आती है, उस पति के भाई बहन माता पिता सब उसमें फंसते हैं। उसकी कुमारी बहन भी जेल चली जाती है। अब उसके विवाह की समस्या अलग खड़ी हो गई, उसको तो जेल हो गई थी, अब उससे शादी कौन करेगा। तो एक बहू के अधिकार की रक्षा करने के लिए हमने एक दूसरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। तो यहां हम लोग इतने ही अतिवादी हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। आदर्श बहुत ऊंचे और व्यवहार बिल्कुल। इस्लाम की सफलता का एक कारण ये भी है, हम लोग कोसते रहे वो अलग विषय है,
तलवार से इस्लाम फैला और क्या हुआ कैसे हुआ वो अपने आप में एक सच्चाई है, हम उसे नकारना नहीं चाहते। लेकिन जो टिका हुआ है, जो उसकी मजबूती, उसकी दृढ़ता है, उसकी शक्ति है, वो भी समझना चाहिए। परिवार व्यवस्था उनकी कितनी अपने आप में सुदृढ़ है। उनके परिवार नहीं टूट रहे, हमारे परिवार टूट रहे। जो आपने कहा वो अदालत कानून मानते ही नहीं, उनके यहाँ जो कुछ होगा घर में ही होगा। जो कुछ करेगा काजी करेगा, अधिक से अधिक बुला लीजिए किसी मुल्ला मौलवी काजी को, उसने निकाह पढ़वा दिया, उन्हें न्यायालय से कोई लेना देना नहीं। दोनों का आपस में तलाक हो गया तो हो गया, कोई अदालत जा ही नहीं सकता। वो कहते हैं हमारे घर का मामला है, इसमें कानून और न्यायालय को बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो न्यायालय कानून की बात सुनते ही नहीं। उन यही कहा 3 तलाक पर सरकार ने प्रयास किया कानून लाने का, लाई भी जो भी है। उनका यही कहना था भाई आप बीच में क्यों आ रहे हैं, ये हमारे घर का मामला है, हम जैसे भी चाहेंगे कर लेंगे, आप बीच में क्यों आ रहे हैं, क्यों हमको अदालत में घसीट रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम आपस में घर की बात घर में निपटा लेते हैं। तो वहां स्थिति है, घर की बात घर में निपटा लेते हैं। सामाजिक मामले सामाजिक स्तर पर दोनों पक्षों के कुछ समझदार लोग बैठ करके निपटा लेते हैं। यहाँ जरा जरा सी बात पे न्यायालय क्यों, क्योंकि हमने कानून ऐसे बनवा दिए, बनने दिए। तो क्यों ना हम सब संगठित रूप से सरकार से ये अपेक्षा करें, ये मांग करें कि भाई इस तरह के मामले जो सामाजिक विषय है उसको समाज पर छोड़ दिया जाए। ये मामले न्यायालय में जाने ही नहीं चाहिए, इसके लिए कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। दोनों को साथ रहना है रहें, अलग होना है अलग हो जाएं। न्यायालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जब तक प्रेम व्यवहार है, अच्छा है, साथ रहिए। जिस दिन आपके बीच खटपट हो जाए, जहां इच्छा हो चले जाइए। 4 दिन बाद फिर लगे कि हमने गलती की, अलग होकर के फिर एक दूसरे को फोन करिए, मिल जाइए, एक साथ हो जाइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है, जरा से कोई बात हुई नहीं कि मामला न्यायालय में इतना जटिल हो जाता है, ये वकील लोग उसको इतना उलझा देते हैं कि फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, हमारे परिचित में बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के कह लीजिए कि बिल्कुल पड़ोसी, एक शुक्ला जी हैं और एक क्रिश्चियन ईसाई, दोनों ही कह सकते हैं हमारे बचपन के मित्र, पड़ोसी कह सकते हैं, पड़ोसी हैं तो मित्र भी हैं। तो जो ईसाई लड़का था वो बहुत अच्छे पद पर रहे, सरकारी पद पर, हमसे भी आयु में बड़े थे, सेवानिवृत्त हुए होंगे। तो वो केंद्र सरकार में ऊंचे पद पर भी रहे। तो उनकी पत्नी से भी कुछ विवाद हुआ, सरलता से उनका तलाक हो गया। और उन्हीं के पड़ोसी एक शुक्ला जी हैं, वो लड़का हमसे आयु में बहुत छोटा है, भैया कहता है, उसका अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ और एक विवाद हो गया। अब वो कह रहा भैया क्या करें। मुझे बताया कि वो भैया ने बताया था, भाई उनका भी ऐसे हुआ था, तुमने कहा उनसे पूछो, कुछ बताएंगे कुछ उपाय, भाई कैसे क्या किया। तो बोले हाँ, वो तो कह रहे थे क्योंकि हम ईसाई थे इसलिए हमारा तो आसानी से हो गया। ईसाई थे इसलिए उनका तलाक अलगाव जो भी होना था वो सरलता से संपन्न हो गया। हिंदू विवाह अधिनियम अधिक कठोर है। अब यहाँ तो यही है कि या तो मैंने कहा अभी तो यही उपाय है, ईश्वर से प्रार्थना करो जब उसका दूसरा विवाह हो जाए तभी तुम्हें छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा तो कोई उपाय है नहीं। वर्तमान स्थिति में किसी तरह से समय कट जाए तो ईश्वर की कृपा है, यही समझो। बिल्कुल स्पष्ट, अड़ोसी पड़ोसी दोनों थे बिल्कुल बचपन से साथ में। भाई वो छोटा है, वो बड़े हैं, ठीक है। ईसाई हैं, वही समस्या आई। ईसाई हैं, उन्होंने स्वयं कहा क्योंकि हम लोग ईसाई हैं इसलिए हमारा मामला सरलता से न्यायालय में निपट गया। तुम शुक्ला हो तो तुम्हारा मामला तो बहुत कठिन है। अब इसी स्थिति में क्या किया जाए। हम सरकार से यही मांग करें कि जो भी सामाजिक विषय है उसको समाज पर छोड़ दिया जाए। पारिवारिक सामाजिक मामलों में कोई कानून का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, पुलिस न्यायालय वकील का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, दोनों में कोई थोड़ी सी कहा सुनी हुई है, जिसको अलग जाना है चला जाए, 2-4 दिन, 2-4 सप्ताह, 2-4 महीने, 2-4 वर्ष अलग रह लें, जब समझ में आएगा एक हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो नहीं सही, कोई बात नहीं। जब तक हम इस स्थिति पर नहीं आएंगे
कि हमें अपने पारिवारिक सामाजिक मामलों में कानून का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जैसा कि इस्लाम के लोग मुसलमान कहते हैं कि हमारा निजी मामला है, पर्सनल लॉ में हमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हमको भी कहना है कि हमें पारिवारिक मामलों में सरकार और कानून का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जब तक हम ऐसे कानून की स्थिति में नहीं आते, जब तक कानून ये पारित ना हो जाए संसद से कि पारिवारिक मामलों में कोई भी कानून अदालत कोई दखल नहीं देगी, ये दोनों परिवारों को लोग बैठ के जो तय कर लेंगे वही ठीक माना जाएगा, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी, ये मान के चलें। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने निश्चय ही बहुत ही जटिल विषय को बड़ी सरलता से निकाल लाए। मेरे भी एक परिचित है, उनका भी कुछ मामला चला था अपनी बेटी के संबंध में, बीच में परामर्श लेने आए, बोले मैं कोर्ट केस करूं। हमने कहा देखो भाई, कोर्ट केस मत करो, पहले आप आरटीआई लगाओ। बोले इससे क्या होगा? हमने कहा आरटीआई उसके विभाग से लगाओ और उसकी सैलरी स्लिप की मांग करो। बोले वो तो विभाग नहीं देगा। हमने कहा मांग तो करो। तो फिर अच्छा आरटीआई बनवा दीजिए मुझे। हाँ, वो काम हम करवा देते, आपकी मदद करते हैं। आरटीआई बनवाई गई। आरटीआई के अंदर वहां से कुछ जवाब आया। हमने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया काम आपका, अब हम प्रथम अपील अधिकारी को करो। प्रथम अपील अधिकारी के लिए बात आई, अब कैसे करूं? फिर उनके लिए आवेदन बनवाया। आवेदन बनवाया, उसका असर ये हुआ कि उनके दामाद का उनके पास फोन आया। फोन आया उनके दामाद के, उन्होंने फिर बताया बोला ऐसा ठीक है, आपको तो काम चल पड़ा ना। बोले क्यों? हमने कहा आपकी बेटी आपके घर पर बैठी हुई है, जिसको वो लेने नहीं आ रहा, तुमसे जब फोन तो किया? हाँ बोले फोन तो किया। बोले ठीक है, अब आपको उसकी पे स्लिप भी मिल जाएगी, अब चिंता मत करो। उसकी पे स्लिप भी आ गई। कुछ समय के बाद उनके उस दामाद ने वहां पर सेक्शन 9 का कोई केस लगा दिया, किसी चुप उसकी डिग्री दी। तो चिंता मत करो, आपका नोटिस आया क्या? बोले नहीं आया। हमने कहा बिल्कुल आराम से बैठे रहिए, जो वो कर रहा है कर रहे। बोले पुलिस वाला आया था। मैंने पुलिस वाले को बोलो भैया मुझे नोटिस दे दो, आप कहाँ है आपका, तो मैं उसको प्राप्त किए लेता हूँ। तो पुलिस वाले ने नोटिस नहीं, मेरे पास सूचना आई थी। मेरा सूचना तो आती है, सब मतलब नहीं होता, लिखित में कुछ आया हो तो उससे ले लो, नहीं आया तो छोड़ दो। मेरा थोड़े इंतजार करो आप। उसका उनको बोला महिला पुलिस थाने में सीधे शिकायत दीजिए अपनी बेटी के नाम से, उसी के माध्यम से किसी इस तरह से मैं अपने पिता के परिवार की तबीयत खराब होने पर जो आपकी स्थितियां आई थी, और उसके बाद मेरा पति मुझे बुलाने नहीं आता, मैंने उसको परिवार को फोन किया लेकिन उसे मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस सिर्फ इतना सा आवेदन लगाइए, मैं अपने पति के साथ रहने जाना चाहती हूँ। यहाँ पर बुलाया गया, उसको आया भोपाल में। आने के बाद उनका परस्पर बातचीत हुआ। उसके बाद नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। तो ठीक है मत ले जाओ, लिख के दे दो। उसने लिखा भी नहीं, चला गया गुस्से के मारे। उन्होंने वहां नोट कर लिया कि आया था और नाराजगी व्यक्त करते हुए चला गया, बिना हस्ताक्षर की। बाद में उसने कहीं पर केस लगाया, उन्होंने प्रतिकार में मेंटेनेंस का केस लगा दिया। अब उसको आना पड़ा, फिर जाकर के उनका राजीनामा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने बात बताई, जिस तरह से वो शुरू में जा रहे थे, अगर वहां जाते तो निश्चित रूप से। अरे भाई थोड़ा आवाज बंद करिए, बैकग्राउंड में आवाज बंद करिए। सुनंदा जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? आवाज रोकी सुनंदा जी, आवाज रोकी। तो अब यहाँ पर आकर के बात कर गई। फिर भी उनके वकील ने एक उसमें पेज घुसा दिया था कि मेरे साथ मारपीट होती थी। उनका फिर वो वकील हट गया, दूसरे वकील को लगाया। उन्होंने कहा इसको हटवाइए इस धारा को। बोले इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं जल्दी हटवाइए इसको, जाकर दूसरे वकील को बोले इसको हटाए वहां से। तो जब उसको हटाया गया तो दामाद आया, इसी पर आया, दोनों के बीच में बातचीत हुई, ससुर दामाद की, बेटी की, पति पत्नी की। और उसके बाद केस दोनों ने विड्रॉ किया, यहाँ से वहां तो लेके चला गया, सारी डिग्री किनारे चली गई। तो कहने का मतलब जो आपने बताया बिल्कुल ठीक बात बताई। और जब उन्होंने शुरुआत की थी तब मैंने उनको यही कहा था कि आप किसी भी वकील के पास चले जाए, उसको बोलिए कि मुझे हरिश्चंद्र गुप्ता के विरुद्ध केस लगाना है। बोले क्या केस लगाना? बोले हरिश्चंद्र गुप्ता मुझे जब भी सड़क पर मिलता है मुझे गालियां बकता है। और देखो वकील क्या बोलता है, आपसे फौरन 2-5 हजार रुपए केस लगाने के ले लेगा। अरे भले अभी ऐसा करता, हरिश्चंद्र गुप्ता का नाक रगड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और 2 साल चल जाएगा कोर्ट। उसके बाद जज बोलेगा अभी केस मेंटेनेबल नहीं है। अरे बोले गुप्ता जी आपने तो हकीकत निकाल दी, बाहर खड़ी कर दी अदालत की।
तो स्थिति वास्तव में यही है वकीलों की। वकील जो है कानून के जानकार तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन वो समाज को मार्गदर्शन देने के बजाय समाज को गुमराह करके अपने कानूनी दुष्चक्र में फंसाते हैं, और सिर्फ अपनी कमाई के आशा से। ये ठीक बात है, और इसका उपाय यही है कि हम सामाजिक रूप से जागरूक और संगठित हों। जब दोनों पक्षों के लोग बैठेंगे तो वहां लोग सच बोलेंगे कि वास्तव में समस्या क्या थी। तो उस समय दोनों को अनुभव होगा कि हाँ भाई, यहां पर हमारी भी गलती थी, बिना कहे। किसी को कहना नहीं पड़ेगा। जब एक दूसरे की गलती बताएंगे तो स्वयं ही लगता है कि नहीं नहीं, यहां तो शायद हमने भी ठीक नहीं किया। और जब दोनों के सम्मानित लोग, बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि बेटा यहां पर तो तुमको भी जी जी जी, और मामला वहीं का वहीं समाप्त। और वकील आ गए तो वकील को तो अपने फीस से मतलब, उनका तो अपना रोजगार है, वो बेचारे करें भी तो क्या करें। हम आपको बताएं कि एक न्यायाधीश ऐसे आए, क्योंकि आप लोग शायद जानते हैं कि हम पत्रकार भी रहे हैं। तो एक न्यायाधीश महोदय ने आते ही धड़ाधड़ निर्णय देने प्रारंभ कर दिए। वो प्रतिदिन अनेक मामलों का निस्तारण, अंतिम निर्णय वो सुनाते चले गए। समाचार, पूरी बात आप समझ जाएंगे, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। समाचार में वकीलों की ओर से ये छपा था, मी लॉर्ड, इस तरह तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे ही आप धड़ाधड़ सबके निर्णय सुना देंगे तो फिर वकील साहब क्या खाएंगे। वो तो मामले को लटकाने के पैसे लेते हैं, तारीख पर तारीख देंगे और हर तारीख पर पैसे के लिए आपसे पैसे लेंगे। और जब मुकदमे का निर्णय हो जाएगा तो फिर तारीख पड़ेगी नहीं, वकील साहब को पैसे किस बात के मिलेंगे। तो बोले मिलाड, इस तरह तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, आप ऐसे तरह इतने निर्णय क्यों दे रहे हैं, मामले को थोड़ा लटकाइए। तो भैया वकील क्या करे, उसकी रोजी रोटी यही है। जैसे एक थोड़ा वैसे ही समझ लीजिए कि किसी नए स्थान पर कोई डॉक्टर साहब गए, लोगों ने, पुराने लोगों ने पूछा भाई वहां कैसा है, क्या स्थिति है। बोले बहुत अच्छी स्थिति है, शहर की सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, प्रदूषण भी यहाँ बहुत है, कुल मिलाकर के शहर बहुत अच्छा है। अब आप समझिए, सड़कें सब टूटी फूटी हैं, प्रदूषण बहुत है, अनेक समस्याएं हैं। डॉक्टर साहब ने कहा शहर बहुत अच्छा है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति में उनको रोगी अधिक मिलते हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, प्रदूषण है, लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, सब अपनी तो अच्छी चल रही है। तो डॉक्टर साहब के लिए वो शहर अच्छा है जहां दुर्घटनाएं होती हों, लोग बीमार पड़ते हों, तब तो डॉक्टर साहब की दुकान चलेगी। तो वकील साहब और डॉक्टर साहब का व्यवसाय तो इसी पर निर्भर है। लोग जितने दुखी होंगे उतने ही वकील साहब और डॉक्टर साहब सुखी होंगे। तो उचित यही है कि हम वकील साहब और डॉक्टर साहब के पास न जाएं, अपने मामले यथासंभव हम स्वयं देख लें। स्वास्थ्य के विषय भी हम कहते हैं थोड़ा सा जागरूक रहें, और जरा जरा सी बात पर डॉक्टरों के चक्कर न लगाने पड़े तो अच्छा है। जितना उनसे बच सके बचें। अब ईश्वर न करे जब कोई ऐसी स्थिति आ ही जाएगी तब देखी जाएगी। तो वही स्थिति है कि वकील डॉक्टर जैसे लोगों से, जिनका व्यवसाय दूसरों के दुख से सुखी होने में है, इन लोगों से जितना संभव हो दूरी बनाने में भलाई है। इसको हम समझें और अपने लोगों को समझाएं। और जैसा कि अभी आपने भी कहा, ठीक बात है, तो इस पर गंभीरता से विचार करें। जो जहां है आप उसी समूह में लिखें कि हमने इस स्तर का यहाँ पर दायित्व लिया, इस नगर का, जनपद का, मंडल का, प्रांत का दायित्व लिया। हम वैदिक मंच के इस इतने क्षेत्र के प्रमुख अध्यक्ष प्रधान बन गए। आप स्वयं लिखना प्रारंभ करें। आवश्यक नहीं कि हम लिखें कि हमने इनको यहाँ का ये नियुक्त किया। आप स्वयं को नियुक्त कर लीजिए। जब एक स्थान पर 2-3 लोग नियुक्त कर लेंगे तो हम कहेंगे भाई दोनों तीनों लोग बैठ जाओ और अपने अपने दायित्व थोड़ा अलग अलग कर लो। कुछ ऐसी व्यवस्था बना लीजिए, और फिर हम लोग जब एक संगठित रूप से बात करेंगे तो समाज पर उसका प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा। तो अभी जैसी बात आई समाज के लोगों की एक पारस्परिक चर्चा होने की, मेरे संज्ञान में आया है काफी वर्षों से कि विवाह के बाद
पत्नी बार बार मायके भागती थी। तो एक बार यहाँ से बहुत बुरी तरह लड़ने के बाद गई, तो पति और उसके ससुर ने कोई खबर नहीं ली उसकी बहू की। तो उसके मायके वाले भी इतने बुद्धिमान कि उन्होंने खबर देना तक दूर का, फोन ही नहीं किया उन्होंने कि भाई आई कि नहीं आई, कहाँ है, किस हाल में। फिर अचानक उनके किसी रिश्तेदार के माध्यम से खबर आई कि भाई आपके फला फला जगह पर ऐसा ऐसा हुआ था, वहां पर बच्चे का जन्म, आप लोग गए नहीं, वहां कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है। अरे आपकी बहू तो वहां पहुंची हुई है। हाँ तो गई हुई, तो भाई झगड़ा कर गई तो जरूर पहुंचेगी। अच्छा झगड़ कर रही है वो, तो आपको उसे रोकना चाहिए था। उसके पति ने जवाब दिया, भाई उनका आपस का मामला है, परिवार की बात है, तो मैं काहे को उसमें टांग अड़ाऊं बीच में। और चूंकि उन्होंने भी कोई खबर नहीं दी, तो हम भी क्या खबर ले उसकी, भी अपने घर पहुंच गई है, बस ठीक है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा मामला, फिर शांत रहा। फिर अचानक खबर आई उसी रिश्तेदार के माध्यम से कि भाई वो उसको भेजना चाहते हैं। तब उसके पिता ने कहा, मतलब उस बहू के ससुर ने, कि भाई जब तक आपस में बड़े लोग ना बैठे परिवार के दोनों तरफ से, तब तक उसको नहीं भेजें, उनको मना कर दीजिए। और यदि वो भेजेंगे तो उसको अपने घर में नहीं घुसने देंगे। बोले नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। बोले आपकी तरफ से ठीक हो या ना हो ये आप समझिए, लेकिन हम नहीं घुसने देंगे। और रही बात आपकी तरफ से, मुझे जानकारी मिली है कि उसका भाई जो है MBA HR है, पिता ने कहीं वकालत पड़ी हुई है, जो रोडवेज से रिटायर हैं। तो अगर वो पुलिस में जाना चाहे तो शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र रहेंगे। मेरी उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। जब उनके ससुर ने इस तरह से जवाब दिया, तब उस रिश्तेदार ने थोड़ी सी मध्यस्थता निभाई। वे लोग बैठे, आपस में पारस्परिक चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। चर्चा होते समय उनकी तरफ से एक महिला भी आई हुई थी, 2-3। तो उसमें से एक महिला ने पूछा उसके ससुर से कि भाई आपके घर में अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं है? तो ससुर ने उसके जवाब दिया, आपको परिवार में झांकने की जरूरत क्यों हो रही है? हमारे घर में आप हमको रहने दीजिए हमारे तरीके से। तो जो उसकी रिश्तेदार नहीं आई, संभवतः मौसी थी, उसने बोला नहीं हमारे घर में ऐसा है। तब उसके ससुर ने बड़ा कड़क जवाब दिया, देखिए बहन जी, आपके यहाँ पर जो भी जैसा भी हो, लेकिन हमने अपना घर बनवाया, घर को टट्टी घर नहीं बनवाया। तब जाके सारे लोग एकदम चुप हो गए। अरे भाई ये तो बड़ा कड़क जवाब देते हैं। फिर उसके बाद कुछ आपस में फिर बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं भाई हमारी लड़की को, बच्ची को ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार इस बात का दबाव बनाते रहे वो उसके पति पर, उसके ससुर पर। नहीं नहीं साहब, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अभी तो बच्ची है, अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है। तो उसके ससुर ने उसकी माँ को पूछा, चाहे एक बात बताइए, आप कितनी पढ़ाई करी आपने? तो बोला इतनी। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? बोले इतनी थी। इसकी पढ़ाई कितनी हुई? बोले इतनी। इसकी शादी कब करी आपने? बोले इस समय। तो अब आप ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई तो आप ज्यादा पढ़ी थी या ये ज्यादा पढ़ी है? मैंने ये ज्यादा पढ़ी है। आपकी उम्र उस समय ज्यादा थी कि इसकी उम्र ज्यादा है? बोले इसकी उम्र ज्यादा है। बोले समझदार कौन हुआ, आप हुई कि ये हुई? बोले ये हुई। तो फिर आपकी बात तो बेमानी है, बेबुनियाद है। तब आपस में उनके बीच में काना फूसियां शुरू हो गई। कहा नहीं साहब ठीक है, लेकिन गलती अभी भी नहीं मान रहे हैं। आखिरी में उन्होंने उसको बोला, साहब आप इसको ले जाइए राजी खुशी से और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। मैंने कहा बातचीत की मनाही नहीं है, लेकिन आप अगर ये चाहोगे कि हर 2 दिन में, हर दिन में 3 बार फोन, वो हमको स्वीकार नहीं है। अगर कभी त्योहार पर बातचीत होती है तो हम आपकी एक दिन सारे परिवार से बात करा देंगे, आप लोग डट के बात कर लो जितनी चाहो उतनी। उन दिनों ये टोल फ्री का सिस्टम नहीं था और वैसा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा आप हमारे लैंडलाइन पे फोन करिए, इतवार छुट्टी के दिन हम आपको पूरा छुट्टी का दिन दे देंगे, लेकिन आप बार बार फोन मत करिए। तो उनको इतना बुरा लगा कि बाद में कहीं आता, उन्होंने कहा देखो भाई ये ठीक बात नहीं है आपकी, आपको बोला था, हमने आपके त्योहारों पर बराबर बात कराई। उस पर पुलिस में शिकायत करना शुरू कर दिया।
तो कहने का आशय ये है कि वो बड़े लोग भी जब इस स्तर के खड़े हों तो उनके बड़प्पन का भी तो कोई फायदा नहीं है ऐसे मामलों में। बात ठीक है, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन इसके मूल में वही बात है, बहुत से ऐसे विषय जो सामने आए, मुख्य बात यही है कि जरा सी बात उठती है तो कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहां आकर बता देता है कि आप निश्चिंत रहें, कानून आपके पक्ष में है। ये कहने में आज मुझे कोई संकोच नहीं है। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि विवाह करना ही लड़के के लिए अपने आप में एक अपराध है। जैसे ही उसने